हेलो 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 जी, कैसे हो तुम सब? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का ऐसे 530 की एक और क्लास में। सर ये ऐसे है कि सर ये ऐसे है, बात समझे कि नहीं समझे? बेटा ये ऐसे है, राइट? आ जाओ मेरे साथ। हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, हम लोग आज इसको कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस टॉपिक छोड़ के इसको पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर दें। सर इसमें भी बेटा ये ऐसे के अंदर मिसलेनियस टॉपिक है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? आओ मेरे साथ आओ। पहले आपको मार्किंग करा दो बच्चों, क्या क्या कर लिया हमने। बुक में आ जाओ जरा, एक बार बुक में आ जाओ। एवरीवन 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 बच्चों, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग डन, प्रिकॉशंस टू बी टेकन while doing sampling done, population and its characteristic done, sampling unit done। फिर हमारे पास सैम्पलिंग का प्रोसेस था, याद आ रहा है सैम्पलिंग का प्रोसेस? सैम्पलिंग के प्रोसेस में सैंपल डिजाइन हो गया क्या? बोल दो हाँ के ना। यस बिल्कुल हो गया। सैंपल साइज हो गया क्या? यस बिल्कुल हो गया। और बच्चों इसके साथ साथ सैंपल साइज पे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लिए? यस बहुत बढ़िया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग, ये भी हमने सिलेक्शन भी कर लिया। यस, और कल बच्चों हमने सैंपल सिलेक्शन भी, सिलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो भी हमने कर लिए थे, है ना? बोल दो हाँ कहना। नहीं तो हमने बच्चों इसी टॉपिक के साथ क्या सैंपलिंग के मेथड्स भी पढ़ लिए? बिल्कुल पढ़ लिए। बोल दो हाँ कहना, बोल दो यस सर बिल्कुल पढ़ लिए। आ जाओ आगे चलते। यश पाटीदार नलायक पढ़ लो, इधर देखो। इसके बाद बच्चों हम लोग अब कहां जाएंगे? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आज बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं प्रोसेस वाले, जैसे कि सैंपल सिलेक्ट करने के बाद उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, फिर डेविएशन और मिसस्टेटमेंट मिलेगी तो हम उसको, उसके नेचर और कॉज को जो है वो एनालाइज करेंगे। एंड फाइनली बच्चों हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे मिसस्टेटमेंट की और इवेल्युएट करेंगे रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग को। 4 स्टेप्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, बताओ क्या क्या? वी विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, कम ऑन। एंड उसके बाद हम लोगों को ऑडिट प्रोसीजर के बाद डेविएशन या मिसस्टेटमेंट मिलेगी, उसके नेचर और कॉज को समझेंगे। फिर हम मिसस्टेटमेंट को पॉपुलेशन में क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे। एंड फाइनली हम लोग सैंपलिंग के रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। पूरा हो जाएगा हमारा काम। यस सर। सबसे पहले क्या था? सैंपल डिजाइन, फिर क्या था बच्चों? सैंपल साइज, फिर क्या था? सैंपल सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद उसमें क्या लगाएंगे? प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स के बाद क्या मिल सकती है? मिसस्टेटमेंट और डेविएशन, उनके नेचर और कॉज को देखेंगे, उनको फिर प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट करने के बाद बच्चों हम लोग सैंपलिंग के रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। एक एक स्टेप पढ़ लेंगे। यस, ये सारे स्टेप्स बच्चों, ये जो सारे स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स के लिए मैंने आपके लिए प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि आप सिर्फ इन्हीं शॉर्ट नोट से ही पढ़ के जाएं, आपको मैं एग्जांपल्स के साथ इनसे पूरी क्लैरिटी दे दूंगा। ओके, तो आज का पहला स्टेप है परफॉर्मिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ जी, परफॉर्मिंग दी व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स। इधर देखिए एवरीवन, प्लीज फोकस फोकस फोकस। आज की क्लास शुरू कर रहा हूं परफॉर्मिंग दी ऑडिट प्रोसीजर वाले स्टेप से। सुनो बेटा, क्या पहले तो कुछ क्लैरिटी ले आते हैं। सर हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले स्टेज में हम इस समय, या रैप वाली स्टेज में या फैप वाली स्टेज में? पहले तो ये बताओ, रैप वाली स्टेज में या फैप वाली स्टेज में? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। हम लोग फैप वाली स्टेज में, फर्दर ऑडिट प्रोसेस वाली स्टेज में। रैप तो हो गया, सैंपल सिलेक्ट कर लिए भाई हमने। हेलो 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 हेलो, ये बात क्लियर है? और फर्दर ऑडिट प्रोसेस में कितनी चीजें हो सकती थी? या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कम ऑन, ऐसा और नहीं। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी आप सैंपल कर रहे हो। सैंपल कर रहे हो मतलब आपने इंटरनल कंट्रोल को भी सैंपलिंग से चेक करना है। हाँ जी बिल्कुल, सैंपलिंग से चेक करना है। और अकाउंट्स को भी सैंपलिंग से चेक करना है। यानी अपने इंटरनल कंट्रोल के भी सैंपल उठाने हैं और अकाउंट्स के भी सैंपल उठाने हैं। पहले बताओ ये लाइन समझ आई? धीरे धीरे चलूंगा, बिल्कुल धीरे धीरे। मैं फिर बोलता हूं, हम लोग अभी कौन सी स्टेज में हैं? हम लोग बेटा रिस्क असेसमेंट कर चुके हैं, मटेरियलिटी डिटरमाइन कर चुके हैं। अब हमने सैंपल्स पिक करने शुरू कर दिए हैं। अगर हमारी ऑडिट अप्रोच थी कि हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो हम इंटरनल कंट्रोल के सैंपल उठाएंगे, उन पे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, उन पे डेविएशंस मिलेगी, उस डेविएशन को प्रोजेक्ट करेंगे और अपने कंक्लूजन्स बनाएंगे। कम ऑन। ऐसे ही अगर बच्चों हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे होंगे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर बहुत सिंपल। आप लोग क्या करोगे? सेल्स में से सैंपल सिलेक्ट करोगे, डेटर्स में से सैंपल सिलेक्ट करोगे, क्रेडिटर्स में से सैंपल सिलेक्ट करोगे, फिक्स एसेट में से सैंपल सिलेक्ट करोगे, उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। इससे बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, इस बात ध्यान सुनना। उसके ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, आपको डेविएशन मिलेगी या मिसस्टेटमेंट मिलेगी? जरा वर्ड जरा ध्यान से चुन चुन के बोलना। डेविएशन या मिसस्टेटमेंट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमें मिलेगी बच्चों मिसस्टेटमेंट। व्हाई? आई होप ये हर बच्चे चप्पे चप्पे को क्लियर है कि बेटा इंटरनल कंट्रोल जब वर्ड आता है तो हम डेविएशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर जब वर्ड आता है, अकाउंट्स जब वर्ड आता है तो हम लोग मिसस्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए।
बहुत बढ़िया, ये बेस बहुत जरूरी था। आई होप आपको क्लियर है कि ऑडिट की स्टेज में इस समय हम कहां पे घूम रहे हैं। इस समय बच्चों हमारा रिस्क असेसमेंट हो चुका है, हम कर रहे हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर सकते हैं, और यही लगाने के लिए हमने सैंपल सेलेक्ट किए हैं, उनके ऊपर हम लोग फिर AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन परफॉर्म करेंगे और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे। मिसस्टेटमेंट और डेविएशन पता चल जाएगी, आगे का काम आपको पता है। आइए, सो परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, इधर देखो कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे जी, एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। अभी एप्रोप्रिएट क्या होता है, मेरी बात को सुनो ना बेटा, प्लीज ध्यान से देखो। एप्रोप्रिएट क्या होता है? एप्रोप्रिएट का सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जांपल आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहते हो तो फिजिकल इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, रिकंसिलिएशन विद लेजर, वैल्यूएशन असेसमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर। इन शॉर्ट एप्रोप्रिएट मतलब बच्चों रेलेवेंट। याद है आप लोगों को, अगर आप लोगों को कंप्लीटनेस चेक करनी है तो प्रोसीजर अलग होंगे, अगर आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो प्रोसीजर अलग होंगे। बोल दो हाँ क्या ना। कंप्लीटनेस भाई साहब, कंप्लीटनेस मतलब कि जो भी हुआ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है कि नहीं। तो आप लिस्टिंग से तोड़ना शुरू करोगे, याद आ रही है बातें, आप इनवॉइस देखोगे और चेक करोगे ये अकाउंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ना है ना। तो सबसे पहले आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने, कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने? एप्रोप्रिएट। ये जो रेड में लिखा है ये एग्जांपल है, ये आपके लिए नहीं है। एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म ऑन दी सैंपल सिलेक्टेड। आपने सैंपल सिलेक्ट किया, आप उसमें क्या लगा रहे हो? एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। इज दैट क्लियर? बोलिए। लो जी, इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ सिलेक्टेड आइटम, देन हम लोग क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम। मतलब क्या हुआ इसका? इधर देखो बेटा, आपने ना एक पर्टिकुलर बैच पकड़ा इन्वेंट्री का, और आपने बोला कि मैं इसके ना फिजिकल एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन वगैरह जो है चेक करूंगा। गर्मी क्यों लग रही है इतनी अचानक से? हाँ जी, आपने ना एक पर्टिकुलर बैच ऑफ इन्वेंट्री पकड़ा और आपने बोला कि मैं इसके ऊपर अपने प्रोसीजर लगा के देखूंगा। ओके, लेकिन आपको पता चला कि आपने इसको सिलेक्ट किया और ये तो कंपनी ने बेच दिया। आपने इसको सिलेक्ट किया और ये तो कंपनी ने बेच दिया। क्या अब आप उस पर्टिकुलर बैच ऑफ इन्वेंट्री पे अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख पाओगे? क्या आप उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन कर पाओगे? नहीं। तो आपने क्या बोला? कोई बात नहीं, मेरा एक सैंपल खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा? रिप्लेसमेंट आइटम ले लूंगा। ओके, कितनी सिंपल बात लिखी है कि अगर आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाए हो सिलेक्टेड आइटम पे तो आप क्या करें? रिप्लेसमेंट आइटम पे लगा लीजिए। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, दूसरा लाइन, इफ अनेबल टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर और सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ट्रीट दैट आइटम एज डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। इसका एग्जांपल बच्चों आप दो, मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूं, इसका एग्जांपल आप दो मुझे। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलो। इफ अनेबल टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर और सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ट्रीट दैट आइटम एज डेविएशन। मुझे जानना है, हमने कहीं पढ़ा है कि हम डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे थे, सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी थी? बता दोगे बच्चों, बता दोगे? कोशिश करो। यस, वेरी गुड दिशा, वेरी गुड अनुभूति, 505 बहुत बढ़िया रेफरेंस है। सुनिए, आप एक डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहते हो। वेरी गुड संजीव, आप एक डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहते हो। ये आपका डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर था, मैनेजमेंट ने आपको मना कर दिया कि नहीं भाई केस चल रहा है इसके साथ। याद आई बात है? याद आई बात है? तो आपने क्या बोला? कोई बात नहीं, आई विल अप्लाई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। व्हाट वर दी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स? आई विल चेक कि भैया आपका ये डेटर बना है ना, तो आपने इसको सेल करी होगी तो सारी डॉक्यूमेंटेशन ले आओ, उसने कुछ पेमेंट करी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग चेक कर लेंगे। कम ऑन, यस और नो? और अगर आप वो भी नहीं लगा पा रहे, यानी कि आप डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर तो लगा ही नहीं पाए, आप साथ में सुटेबल ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी लगा पाए, तो बेटा हम लोग सिंपली उसे क्या मान लेंगे? डेविएशन या फिर मिसस्टेटमेंट। डेविएशन इन केस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन? बोलिए हाँ कहना। ये बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है? इधर देखना, इफ अनेबल टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर एंड सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, दैट आइटम should not be treated as deviation. Incorrect. That item should be considered as a deviation or a misstatement. Deviation in case of internal control and misstatement in case of financial statements. क्या बोलती पब्लिक? देखो कितना स्मूथ फ्लो बना के बच्चों में आपके लिए लेके आया हूं। इधर देखिएगा जरा, साथ दीजिएगा। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाओ जो भी सैंपल आपने सिलेक्ट किए उन पे। अगर सिलेक्टेड आइटम पे आप नहीं लगा पा रहे हो, रिप्लेसमेंट आइटम को चूज कर लो। अगर सिलेक्टेड आइटम पे बच्चों आपने डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, नहीं लगे तो बेटा उसे आप क्या मान लो? डेविएशन और मिसस्टेटमेंट मान लो। और एक बार डेविएशन और मिसस्टेटमेंट मिल गई तो उसका अगला स्टेज होगा, जो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट नेचर, किस तरह की गलती है, कॉज ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। नेचर इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है, कॉज कैसे हुई है, क्या कारण रहा इसका,
राइट। तो नेचर एंड कॉज, इंटेंशन, अनइंटेंशनल, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मिस्टेक कैसे हुई है। इंटरनल कंट्रोल का फेलियर था या इंटरनल कंट्रोल था ही नहीं, इंटरनल कंट्रोल का फेलियर था या इंटरनल कंट्रोल था ही नहीं, या इंटरनल कंट्रोल था और भाई साहब कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉयज होके जो है ये मिसस्टेटमेंट होगी। कम ऑन गाइस, पूरा फ्लो माइंड में है क्या? परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर मेरे साथ ऐसी बात करके निपटा सकते हो? यस सर, बिल्कुल। सबसे पहले परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, वी विल अप्लाई एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर on the samples which are selected. If we cannot apply, दूसरा वर्ड याद रखिए बच्चों, if audit procedure is not applicable, audit procedure not applicable, फर्क देखिएगा डैप और याद से, अगर आप डैप और सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हो, दूसरा स्टेज है। मैं कह रहा हूं अगर एप्लीकेबल ही नहीं है आपका ऑडिट प्रोसीजर, क्यों नहीं है? इन्वेंट्री बिक गई जिसपे लगाना था, इन्वेंट्री बिक गई जिसपे लगाना था, तो रिप्लेसमेंट आइटम। और अगर आपके पास वो सारा कुछ है, आप डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे, सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे, तो क्या करोगे भैया? डेविएशन स्टेटमेंट है तो ओके। और एक बार डेविएशन स्टेटमेंट पता चल गई तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे? अगले स्टेज में चलेंगे, हम लोग उसका नेचर और कॉज जो है वो जानने की कोशिश करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आइए, तो ऑडिटर पता लगाएगा भाई नेचर एंड कॉज क्या है, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल वाज मिसिंग, ओके, अप्रूवल्स नहीं थे, कौन इसके अंदर लोग इन्वॉल्व थे। तो नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट पता लगाने की कोशिश करेंगे। आई होप हर बच्चा क्लियर है। व्हेन आई से डेविएशन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल प्रॉब्लम्स, व्हेन आई से मिसस्टेटमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। आ जाइए, देन इधर देखो बहुत ध्यान से, बिल्कुल बच्चों फ्लो में है सब कुछ। इवेल्युएट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑन अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट। जरा ध्यान से देखना, पॉसिबल इफेक्ट क्या आया ऑडिट प्रोसीजर पे, और साथ साथ में अदर एरियाज ऑफ ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आया। अदर एरियाज तो पहले क्लियर कर देता हूं। रोमन, आपने भी तो देखना इस मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट मेरे रोमन पे क्या आ रहा है। क्या मेरा रोमन मुझे रिवाइज करना पड़ेगा? हेलो, क्या जो मेरे को और ऑडिटेड एविडेंस मिले हैं उनकी रिलायबिलिटी पे शक हो रहा है? क्या इसका इंपैक्ट मटेरियलिटी पे आ सकता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेटिंग अ पॉइंट। तो आपने देखना है कि भाई पॉसिबल इफेक्ट क्या है, किसका पॉसिबल इफेक्ट? डेविएशन मिसस्टेटमेंट का अदर एरियाज ऑफ ऑडिट पे, एनिटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे भी इंपैक्ट आ सकता है इसका। अदर एरिया समझ गए? आईसे ने नहीं लिखा, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। रोमम पे, मटेरियलिटी पे, एनिटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे, इवन बच्चों अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती निकली, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कुछ गलती निकली, स्ट्रैटेजी पे, कम ऑन, क्लैरिटी है? बोलिए। तो हमने क्या बोला है? नेचर और कॉज ढूंढेंगे, पॉसिबल इफेक्ट देखेंगे। किस पे पॉसिबल इफेक्ट देखेंगे? पर्पस, ऑन द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। यहां बच्चों बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अचीव हुआ या नहीं हुआ, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अचीव हुआ या नहीं हुआ, और साथ साथ में अदर एरियाज पे क्या इंपैक्ट आया। आ जाओ बच्चों इधर देखो प्लीज। अब आपको मिलवाते हैं किससे? एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। मोहब्बतें देखी तुमने बेटा? मोहब्बतें देखी कि नहीं देखी है ना? हिंदुस्तान में पिक्चरें बनती है और हिंदुस्तानी इतना भावुक होता है, इतना भावुक होता है, वो एक कैरेक्टर पकड़ लेता है और सोचता है मैं तो यही हूं, फिर वो दिन रात उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब कई, जरा ध्यान से, कई लोगों को मोहब्बतें में अपने अंदर शाहरुख खान नजर आता होगा, कई लोगों को अपने अंदर उदय चोपड़ा नजर आता होगा, जुगल हंसराज, इनका तो नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, जिम्मी शेरगिल, राइट। और मैं लड़कों की फीलिंग बता सकता हूँ, लड़कियों का मुझे नहीं पता। अब कई लड़के तेरे नाम देख के भाई से बाल ऐसे कर लेते हैं, गुलशन भी अब तो वीराना लगता है ना? मेरी बात को सुनो प्लीज 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 प्लीज। मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, समझाना कुछ और था, मैं कहीं और निकल गया। एनॉर्मली बच्चों, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, उस जैसी और कोई नहीं थी, उस जैसी कोई और नहीं थी। इस लाइन को पकड़ो बेटा, उस जैसी कोई और नहीं थी। एनॉर्मली क्या होती है? इधर देखो, मिसस्टेटमेंट मिल गई, हाँ जी मिसस्टेटमेंट मिल गई, लेकिन वो मिसस्टेटमेंट पॉपुलेशन में जो मिसस्टेटमेंट्स हैं उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मिसस्टेटमेंट या डेविएशन मिल गई, लेकिन ये अपने तरह की एक ही मिसस्टेटमेंट या डेविएशन है, इसके जैसी पॉपुलेशन में और कोई मिसस्टेटमेंट या डेविएशन नहीं है। आसान शब्दों में एक्सेप्शन। कम ऑन, यस और नो, बोलो एक्सेप्शन। जैसे आपके साथ आपका ही कोई दोस्त यार जो आपकी तरह ही सारा दिन घूमता था, फिरता था, एंजॉय करता था, और अचानक से उसके बच्चों सीए इंटर में रैंक आ जाए, आप क्या बोलोगे? ये तो एनॉर्मली है राइट। यानी पूरे ग्रुप में उस जैसा कोई नहीं। प्लीज बच्चों ये बात को सुनो प्लीज 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 प्लीज। एनॉर्मली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। एनॉर्मली क्या है? एनॉर्मली इज अ
misstatement or a deviation, but it is not the representative of the misstatement or the deviation in the population. अनोखी, exception, अकेली, is that clear? बोलो हाँ के ना, बोलो। अब ध्यान से बच्चों एनोमली को लेके 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इधर देखिए, इन केस ऑफ एनोमली, पहले तो बच्चों एनोमली है क्या? मिसस्टेटमेंट or deviation that is demonstrably, sir what is this demonstrably, sir what is this demonstrably, matlab the auditor can demonstrate it, what that this is only an exception, this is not a representative of the misstatement or deviation in the population, जिसको prove किया जा सकता है कि ये anomaly है। आ जाओ इधर देखो, misstatement or deviation that is demonstrably not a representative of misstatement or deviation in the population। बताइए पहले anomaly का मतलब समझ में आया? सत्य प्रकाश ने ऐसा एग्जांपल ले दिया परमानेंट, राहुल गांधी इज एन एनोमली इन कांग्रेस। भाई मैं कह रहा हूं तुमने आज अमर कर दिया टॉपिक, बोलो हाँ कि नहीं? राहुल गांधी इज अ मिसस्टेटमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेबली ही इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिसस्टेटमेंट इन द कांग्रेस पार्टी। प्लीज कांग्रेस फैंस प्लीज, ये मजाक है बच्चों, ये कंप्लीटली मजाक है। आई लव राहुल गांधी, बस ठीक है। एक बच्चा कह रहा है अनन्या पांडे इन बॉलीवुड, नहीं आप ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? अनन्या पांडे के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, सच बता रहा हूं। एनीवेज चलिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ जी प्लीज इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ जी खुशी जी धन्यवाद। प्लीज बच्चों एनोमली का मतलब समझ में आया पहले बताओ, फिर बताऊंगा एनोमली को लेकर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। Anomaly is a misstatement or deviation that is demonstrably, come on, that is demonstrably not a representative of misstatement or deviation in the population। अच्छा, now anomaly को लेके ऑडिटर को करना क्या है बच्चों? एक एक वर्ड इस पे क्वेश्चन आएगा। obtain high degree of certainty by obtaining sufficient and appropriate audit evidence that such misstatement or deviation is not representative of the population। अगर बच्चों ऑडिटर किसी बात को anomaly बोल रहा है ना, अगर ऑडिटर किसी बात को एनोमली बोल रहा है ना, तो याद रखिएगा बच्चों, उसको हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करनी है, उसको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं प्रूव करने के लिए कि ऐसा कुछ और नहीं है पॉपुलेशन में। इज दैट क्लियर? और बच्चों अब अगर आप समझदार हो ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूं। याद है हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, हमने ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया, ठीक है? ऑडिट प्रोसीजर लगाया और हमें एक एनोमली मिली है, क्या मैं इसे पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करूंगा? मजा आएगा बच्चों, आप लोग जवाब दोगे तो। मेरी मोटिवेशन जुड़ी हुई है इस जवाब से। नो, लॉजिकल है ना भाई। एनोमली चिल्ला चिल्ला के क्यों बताई हमने कि ऐसा कुछ और नहीं है? इसका मतलब इसे एक आभा ने लिखा है यस, एक चिन्ह ने लिख दिया यस। भाई मेरी बात सुनो, एनोमली का मतलब ये था कि इस जैसा पॉपुलेशन में कोई और नहीं है। आप उसको पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करके क्या कर लोगे जब वैसा कुछ पॉपुलेशन में है ही? एक बात। दूसरी बात, भाई चेक करो लेकिन उसको पॉपुलेशन प्रोजेक्ट मत करो। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ये आगे कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं आपसे भी बुलवाना चाहता हूं। देखो सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत आया, 3 मान लो, सबका आंसर बाकी ठीक आ रहा था। मैं एक कॉन्सेप्ट बच्चों आपसे और पूछता हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल anomaly will not be projected in the population, but क्या ये जो anomalous misstatement है, ये जो anomaly है, whether it should be considered? पहले से यस लिखना शुरू कर दिया। मैं तो क्वेश्चन में पूछा, देख लो जरा, क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो नालायक हो। उसने भी आई लव यू बोला और वो रुक गई, एज अ फ्रेंड बोलना बाकी है। अब मैं क्वेश्चन बदल दूं तो क्या करोगे तुम लोग? आओ एनीवे, बहुत ही नालायक हो, पहले यस लिख दिया। सुनो, ये जो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, देख मैं बताता हूं तुम्हें दोस्तों। सुनो, ये जो एनोमली बच्चों, क्या हमने इसे प्रोजेक्ट करना है? नहीं, इसका आंसर हमारे पास आ गया। लेकिन ये एनोमली को हम लोग मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं कि मटीरियलिटी लेवल ब्रीच तो नहीं हो रहा। क्या हम इस एनोमलस मिसस्टेटमेंट को भी कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे है तो ये मिसस्टेटमेंट ही। हम इसकी प्रोजेक्शन नहीं कर रहे, कम ऑन मेरे साथ, हम इसकी प्रोजेक्शन नहीं कर रहे, बट बेटा दिस शुड बी कंसिडर्ड while checking that whether
misstatements are exceeding the level of material misstatement, level of materiality. Come on, बोलिए हाँ के ना. धीरे धीरे प्यार प्यार से बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, बताइए बात समझ आती है कि नहीं आती है. सर लेकिन मटेरियलिटी लेवल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होती है ना. हाँ बेटा, लेकिन सारी मिसस्टेटमेंट को पकड़ के देखते हैं ना हम कि सारी मिसस्टेटमेंट मिलकर मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एक्सीड तो नहीं कर रही. हेलो, है ना. तो ये देखिए बच्चों, दो स्टेटमेंट्स थी, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको अभी ही बताना जो है वो सही समझा. मैं फिर से बोलता हूं, नंबर वन, क्या एनोमलस मिसस्टेटमेंट को पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करना चाहिए? आंसर इज नो. लेकिन एनोमलस मिसस्टेटमेंट को मटेरियलिटी कंपैरिजन करते समय यूज करना चाहिए? आंसर इज यस. अब बच्चों मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, अगर एनोमली थी और आपने मैनेजमेंट को बोला और मैनेजमेंट ने उसे ठीक कर दिया, अब तो मिसस्टेटमेंट रही नहीं, अब तो कहीं कुछ बात ही नहीं करनी उसके बारे में, मैनेजमेंट करेक्टेड है, सिंपल. ओके ओके, आइए लीजिए बच्चों, क्या नेचर एंड कॉज वाली बात समझ आई? यस. इन्वेस्टिगेट नेचर एंड कॉज, इवेल्युएट पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट एरियाज. एनोमली, अगर एनोमली है तो हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो कि ये मिसस्टेटमेंट और डेविएशन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का. अगर बच्चों को एनोमली की डेफिनेशन ही पूछ ले आपसे तो बोल देना मिसस्टेटमेंट और डेविएशन दैट इज नॉट that is demonstrably, ये वर्ड जरूर यूज करके आना, that is demonstrably, come on, that is demonstrably not are representative of misstatement or deviation in the population. Done. बोलो हाँ कहना. चलिए जी, ये लीजिए बच्चों, हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया. बोल दो हाँ कहना. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. अब आ जाते बच्चों किस पे? प्रोजेक्शन पे. बोलिए किस पे, जल्दी बताइए. प्रोजेक्शन पे. देखो देसी भाषा में बोलूं, प्रोजेक्शन का मतलब यही है, आपको सैंपल में मिसस्टेटमेंट मिली है, आपको सैंपल में डेविएशन मिली है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसे प्रोजेक्ट करके देखने वाले हैं. राइट. प्रोजेक्ट करके मतलब आप इसे, एक और वर्ड दे रहा हूं एग्जाम में लिखने, एक्स्ट्रापोलेट करके देखने वाले हो कि ऐसा और कितना पॉपुलेशन में हो सकता है. बट आप मुझे बताओ, क्या इस प्रोजेक्शन से आपको एक करेक्ट नंबर मिल जाएगा? करेक्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता साहब. आइए मेरे साथ लीजिए, हम प्रोजेक्शन क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ स्केल ऑफ मिसस्टेटमेंट, ताकि हमें बच्चों क्या मिल जाए? ब्रॉड व्यू मिल जाए कि ये कितनी मिसस्टेटमेंट जो है वो लगभग हो सकती है. ये लाइन देखिए आईसी ने लिखी है, मैंने समझा दी है. प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. एंड नहीं है, एंड. प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. मैंने रेड लाइन से बच्चों आपको रेड कलर से एक्सप्लेन कर दिया है. द ऑडिटर recognizes that while projection provides a broad view, it might not accurately reflect the precise amount of misstatement to be recorded in the financial statement. याद रखेंगे. बोलिए हाँ कहना. कम ऑन. प्रोजेक्शन एज इन अनुमान लगाना. हाँ बिल्कुल. ओके बोलिए. अच्छा जी, अब देखो बच्चों अगली लाइन पढ़ना, जरा अगली लाइन पढ़ो और अपनी पीठ थपथपा लो. क्या लिखा है? एनोमली may be excluded when projecting misstatement to the population. सही बात है. अच्छा जी, उसके बाद इफेक्ट ऑफ एनोमली, याद रखिए इफेक्ट ऑफ एनोमली क्या हम कंसिडर करेंगे इन एडिशन टू अदर मिसस्टेटमेंट? क्या उसका इफेक्ट कंसिडर करेंगे? इफेक्ट, यस, उसका इफेक्ट तो कंसिडर करेंगे, उसे हम इंक्लूड, उसे हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन बेटा ओवरऑल मिसस्टेटमेंट्स देखते समय क्या हम एनोमली का इफेक्ट कंसिडर करने वाले हैं? कम ऑन, यस और नो बोल दो. आंसर इज यस. ओके, फ्लो सही बन रहा है. हाँ जी, क्यों करते हैं प्रोजेक्शन? एक एक वर्ड बच्चों, क्यों करते हैं प्रोजेक्शन? ताकि क्या मिल जाए? ब्रॉड व्यू. क्या प्रोजेक्शन से हमें अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड मिल जाएगा? क्या प्रोजेक्शन से हमें अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड मिल जाएगा? नहीं. एनोमली को क्या हम प्रोजेक्शन में इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं. लेकिन इफेक्ट ऑफ एनोमली को अगर वो अनकरेक्टेड है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, हम उसे कंसिडर करेंगे. आंसर इज यस, इफेक्ट ऑफ एनोमली हम लोग कंसिडर करने वाले हैं. अब सुनिए बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल. ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि आपको जल्दी से रटवा दूं. बस इधर देखो, इधर देखो. प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन, पहली बात डेविएशन वर्ड सुनते ही क्या दिमाग में आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आईसी? जल्दी बोलो. आईसी आता है. कहते हैं आपको आईसी में जो डेविएशन मिली है वो आपको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? इधर देखो बच्चों, इधर देखो. सिंपल सी बात है, आप एक काम कर सकते हो कि आपका जो आपका सैंपल डेविएशन रेट है, डेविएशन है, जो आपका सैंपल डेविएशन रेट है वही आपका प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट भी मिल जाएगा. एज इन ये बोल रहे हैं कि अगर आपके सैंपल में 4% गलती थी तो आपके पूरे पॉपुलेशन में भी कितनी गलती होंगी? 4% गलती होंगी आईसी के रिस्पेक्ट में.
राइट। सो डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, परसेंटेज, और वो परसेंटेज जो है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, चाहे वो आपका सैंपल था चाहे वो आपकी पॉपुलेशन थी। आई नो इस पे आपको 100% क्लैरिटी नहीं होगी बच्चों, मैं दे सकता हूँ क्लैरिटी, लेकिन उसके लिए मुझे आधा पौना घंटा प्रॉपर एक अच्छा एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, और मैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इस समय पे यहाँ पे, राइट। मिसलेनियस के भी मिसलेनियस टॉपिक्स चल रहे हैं, बस याद रखिएगा कि आपको बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन जो है वो नेसेसरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज आपका जो सैंपल डेविएशन रेट होता है, मेरे साथ, आपका जो सैंपल डेविएशन रेट होता है वही आपका प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट जो है वो बन जाता है। यानी आपके सैंपल में अगर 4% गलती थी तो सिंपल आपके पॉपुलेशन में भी कितनी गलती मिलेंगी, 4% जो है वो गलतियां मिलेंगी। ओके, बस इतना याद कर लीजिए। फाइनल पॉइंट पे आ गए, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। आपकी बुक में बच्चों ये टॉपिक बहुत बड़ा दे रखा है, बट आईसीआई ने इसे बड़ा कट शॉर्ट किया, तो हमने बच्चों इसको बहुत कट शॉर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अनुमति रुक जाओ बस 1 मिनट बेटा। इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, अल्टीमेटली ऑडिटर इज गोइंग टू चेक दैट ऑडिट सैंपलिंग ने उसे रीजनेबल बेसिस दिया है फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, मेरे साथ, फॉर कंक्लूजन अबाउट द population. Is that clear? बोलिए हाँ के ना। अल्टीमेटली ऑडिटर इज गोइंग टू चेक क्या सैंपलिंग ने उसे रीजनेबल बेसिस दे दिया है कि वो कंक्लूजन बना पाए अबाउट द पॉपुलेशन। अब जरा शुरुआत करो बच्चों, दुनिया गोल है ऐसे। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ सैंपलिंग? इवैल्यूएट वेदर सैंपलिंग हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। डन, आ जाओ लीजिए। थोड़ा बच्चों में यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड रहे हैं, हमने बिल्कुल कट शॉर्ट करके चीजों को पढ़ा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें जो चीज डिटेल में पढ़नी है उसे वहां पे कवर कर चुके हैं। अभी के लिए हमारे सारे स्टेप्स कवर हो गए हैं और हमारा सैंपलिंग का पूरा प्रोसेस भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डन, बोलिए। आपकी बुक से बच्चों आपको मार्क करा दूं मैं। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग। इवैल्यूएटिंग बच्चों सिर्फ यही पॉइंट रह गए हैं, ये सारी बातें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल्ड आउट रहिए। ओके, बोलिए। लो भाई लो, यहां पे आके बच्चों हम लोग कवर कर लेते हैं अपना सैंपलिंग का मेन टॉपिक्स हमारे जो है वो कवर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे एक बार आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास बचा क्या क्या। बड़ा ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये भाई बहुत बड़ा आइटम है। सैंपलिंग रिस्क पढ़ने जा रहे हैं। बोलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं? सैंपलिंग रिस्क। इसका आपको बेसिक आइडिया है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको और देने की कोशिश करूंगा सैंपलिंग रिस्क का। सैंपलिंग रिस्क के साथ नॉन सैंपलिंग रिस्क, और उसके बाद बच्चों आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। उसके बाद थोड़े से पाप जो है वो हमें धोने पड़ेंगे, और वो धोने कौन से वाले पाप है? ये मिसलेनियस टॉपिक, अप्रोचेस टू सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, ठीक है जी। और आखिरी पाप बच्चों उसके बाद हमारे पास होगा ये एक मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पे है। ये मिसलेनियस टॉपिक क्यों है भाई? क्योंकि आईसीआई के बैक क्वेश्चन में दे रखा है, आईसीआई के बैक क्वेश्चन में दे रखा है। और आपको बता दूं कौन से पाप आपकी बुक में, ऑल्दो मैंने नई बुक में उसे इसी यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन ऐसे 500 के पीछे कुछ टॉपिक्स दे रखे थे, याद है? वो सैंपलिंग से रिलेटेड टॉपिक थे, पता नहीं भाई साहब आईसीआई ने वहां पे क्यों डाले थे। सिलेक्शन ऑफ आइटम, 100% आइटम, लेस देन 100% आइटम, कुछ याद आ रहा है? देख लीजिए जाके, नहीं तो ऐसे 500 के पीछे कुछ टॉपिक्स लगे हुए। कम ऑन, वो टॉपिक्स जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सैंपलिंग रिस्क पढ़ते हैं। सैंपलिंग रिस्क के बाद बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? सैंपलिंग रिस्क के बाद हम लोग और मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करेंगे। ये ऐसे धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहा है। बड़ा ऐसे था, टेक्निकल ऐसे था, कहीं कहीं पे बहुत टेक्निकल होता है, बट मैंने कोशिश करी बच्चों आपको सारी चीजें फ्लो में पढ़ाऊं, साथ साथ रिवाइज भी कराऊं। ओके, बोल दो। लीजिए बच्चों आ जाओ। अब बच्चों टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग। अगेन ये टॉपिक शायद से आप लोगों को ना मिले आईसीआई के स्टडी मैट में, लेकिन आईसीआई ने बच्चों अपने स्टडी मैट में बैक क्वेश्चंस में ये टॉपिक पूछा हुआ है। ओके, हमने इस पे बस ध्यान से आ जाओ, वापस आ जाओ। हमने बच्चों इस टॉपिक पे पहले भी चर्चा करी हुई है, और वो टॉपिक क्या है? सैंपलिंग रिस्क। इधर देखो, ये किस वजह से सैंपलिंग रिस्क जो है वो अराइज होता है। इधर देखो, अगर आपके जो कंक्लूजन आए हैं सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के, वो डिफरेंट होते अगर आप कंक्लूजन निकालते पूरी पॉपुलेशन पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के। मेरी बात को समझिए, आपके जो कंक्लूजन आए हैं सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के, वो डिफरेंट होते अगर आप पूरी पॉपुलेशन पे ऑडिट प्रोसीजर लगाते। मैं एग्जांपल देता हूं, इधर देखो ध्यान से। आपने एक एक वर्ड बच्चों ध्यान सुनना, आपने इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए सैंपल चूज करे। ओके, आपने उस पे ऑडिट प्रोसीजर लगाए,
और आपको लगा वाह 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 क्या आईसी है भाई साहब, गुरु छा गए। लेकिन एक्चुअली में आईसी बहुत ही बेकार था। आपके सैंपल्स ऐसे पिक हुए जिससे आपको आईसी बहुत अच्छा लग रहा था। बात समझ आती है? बोलिए हाँ कि ना। आपके कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल अलग होते इफ द कंक्लूजन वुड हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। इस बात की आपको समझ आती है? कमान बोलो हाँ कि ना। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं, बिलीव मी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सैंपलिंग को छोड़ के बाकी किसी और वजह से अगर ऑडिट रिस्क आ रहा है तो उसे नॉन सैंपलिंग रिस्क बोलते हैं। बोलो हाँ करें। जैसे कि इनएफिशिएंट प्लानिंग है, जैसे कि इनकॉम्पिटेंट स्टाफ है ना। आइए जरा देखिए बच्चों, प्लीज इधर देखिए। इसको मैं बहुत अच्छे से कवर कराना चाहता हूं बच्चों। आई से के स्टडी मैट में लास्ट में ये कवर्ड है, तो प्लीज फोकस रखिएगा एवरीवन। देखो इधर, देखो इधर एवरीवन। सैंपलिंग रिस्क, दिस अराइजेस फ्रॉम पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल may be different from the conclusion reached if the entire population was subjected to the same audit process। ये लाइन रट लो बेटा, काम आएगी। हमारा सैंपलिंग रिस्क क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल may be different from the conclusion reached if the entire population was subject to the same audit procedures। अब इस टेबल से बच्चों समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको आईसीएस स्टडी मैट से भी रीड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, समझने वाला, आसानी से समझ आएगा, घबराइएगा मत। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। नंबर 1 रिकॉर्डेड वैल्यू, और पहले इसको यहां से देखते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। इधर देखो, एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल इज ओके। आपके सैंपल ने भी बोला ओके, तो आपका डिसीजन करेक्ट है। कौन? आपका डिसीजन क्या है? करेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई इंटरनल कंट्रोल अच्छा काम कर रहा था, आपके सैंपल से भी पता चला अच्छा काम कर रहा था, यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन क्या हो, ध्यान से देखिए, क्या हो कि इंटरनल कंट्रोल नॉट ओके था लेकिन आपके सैंपल का रिजल्ट आया ओके। इंटरनल कंट्रोल नॉट ओके था और आपके सैंपल रिजल्ट आया ओके, तो बेटा क्या होगा? आपका डिसीजन सही होगा कि गलत होगा? मुझे बताइए। योर डिसीजन विल बी इनकरेक्ट एंड देयर विल बी अ रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। व्हाट इज रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस? यू विल रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल जबकि इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। अच्छा जी, देन उसके बाद रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस उस लड़के से पूछो जिसकी एक्स उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं समझ आएगा। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस लड़को तुम तो कनेक्ट कर गए होंगे, नहीं? आ जाओ प्लीज, इधर देखो। हाँ जी, इनकरेक्ट डिसीजन, प्लीज प्लीज ये देखो। आपने, आपके सैंपल ने बोला ओके, एक्चुअली में नॉट ओके, दिस इज इनकरेक्ट डिसीजन। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ असेसिंग द सीआर टू लो। आपने सीआर को कम मान लिया। कम ऑन, आपने सीआर को क्या मान लिया? कम ऑन, जल्दी बताइए। कम मान लिया। सीआर समझते हैं ना, कंट्रोल रिस्क को। और बच्चों इसके वजह से आपका ऑडिट ओपिनियन भी गलत हो सकता है, क्योंकि अब आप आईसी पे रिलाई कर रहे हो। आईसी पे रिलाई कर रहे हो तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या करने वाले हो? सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या करने वाले हो? सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या करने वाले हो? कम करने वाले हो। ज्यादा ही कंफर्ट में आ गए हो। इज दैट क्लियर? वैलेंटाइन डे पे तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला, अरे भाई जाके ये गुलाब अपनी भाभी को दे दियो। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, ठीक है। हाँ, तो कईयों के साथ ये हुआ हुआ है, जो मुस्कुराहटें मुझे दिखने को मिल रही है ना स्क्रीन पे बेटा, कईयों के साथ ये हुआ हुआ है। एनीवेज इधर देखो, अब इधर देखो बच्चों, दूसरा केस देखो। आपके सैंपल ने बोला नॉट ओके लेकिन एक्चुअली में ओके था। आपके सैंपल ने बोला नॉट ओके लेकिन एक्चुअली में ओके था, मतलब बेकार ही शक कर रहे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड पे। वो तो लक्ष्मण की तरह है, तुम्हें राम मान के बैठा हुआ था। अब देखो क्या होगा, डिसीजन तो अभी भी इनकरेक्ट है। कम ऑन, डिसीजन तो अभी क्या होगा? कम ऑन टेल मी, इनकरेक्ट। अब रिस्क ऑफ अंडरलाइंस है, आपने सीआर को ज्यादा मान लिया। अब पता बच्चों क्या होगा? आप ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर करोगे, यानी आप एफिशिएंट नहीं रहोगे। ओपिनियन सही होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हेलो 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 हेलो, बात समझे? इधर देखो, विजुलाइज करो, आप ऑडिटर हो, मान लो ये इंटरनल कंट्रोल है, बस विजुलाइज कर लो ये इंटरनल कंट्रोल है। आपने इंटरनल कंट्रोल को देखा, आपको लगा ये तो बहुत ही बेकार इंटरनल कंट्रोल है, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा था, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा था। अब आपको इंटरनल कंट्रोल बेकार लग रहा है, मुझे बताओ सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या करोगे? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। ज्यादा करोगे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज्यादा करने के लिए क्या चाहिए? टाइम ज्यादा चाहिए। टाइम ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अंडरलाइंस ओवरलाइंस क्लियर है? रिस्क ऑफ अंडरलाइंस मतलब
आप भाई इंटरनल कंट्रोल बहुत सॉलिड था, आप अंडर रिलाई कर रहे हो उसके ऊपर, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। इंटरनल कंट्रोल बहुत ही बेकार था, लेकिन तुम्हें लग रहा है अरे वाह क्या इंटरनल कंट्रोल है भाई। साथ में हो, आ जाओ जी, आ जाओ प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज। अब यही मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर ले जाता हूं, इधर देखिए, यही बच्चों में सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर ले जाता हूं, इधर देखो। रिकॉर्डेड वैल्यू, ध्यान से बच्चों, यहां पे ऑपरेशन की बात हो रही थी, आईसी में ऑपरेशन वर्ड यूज हो रहा था, याद है ना। आईसी में क्या, आईसी हमें बोलने वाला था मैं, आईसी में डेविएशन मिलेगी, ये तो बिल्कुल एकदम सत्य हो जाता है, बट पॉइंट इज आईसी में डेविएशन मिलेगी और बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगी, मिसस्टेटमेंट। और यहां पे रिकॉर्डेड वैल्यू वर्ड यूज हो रहा है, इधर देखो, आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाए, रिकॉर्डेड वैल्यू ओके थी, आपको भी ओके ही लगी, करेक्ट डिसीजन, नो प्रॉब्लम, ओपिनियन सही जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि भाई आपके सैंपल्स में तो रिकॉर्डेड वैल्यू ओके थी, लेकिन एक्चुअली में नॉट ओके थी। खतरे की घंटी बच्चों, खतरे की घंटी, इनकरेक्ट डिसीजन होगा, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस होगा, और आपका ऑडिट इफेक्टिव नहीं होगा। जब मैं बोलता हूं ना ऑडिट इफेक्टिव नहीं होगा, यानी ओपिनियन गलत होने के चांसेस हैं क्या, यस। आपने सैंपल को देखा और आपने बोला वाह क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और आपने ओपिनियन में लिख दिया क्लीन ओपिनियन, लेकिन एक्चुअली भाई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत खराब थे। और याद रखिए, क्या ऐसे केस में मैनेजमेंट आएगी आपके पास, हेलो अरे सुनो गलत है गलत है, नहीं भाई। क्या आज तक तुम कोई पाप करने के बाद अपने आप गए पापा कर, पापा बेल्ट पकड़ो, बेल्ट पकड़ो पापा, पकड़ो बेल्ट, नहीं किया ना कभी ऐसा। लड़कियों तुम्हारे ऊपर ये एप्लीकेबल है नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। लड़कों को नए नए डिवाइस से पिटाई लगती है, जो हाथ में आता है ना। ले बेल्ट आई, बेल्ट, चप्पल, फ्लाइंग चप्पल तो कई बार रिसीव करी है हमारे लड़कों ने, कई बार, है ना। आ जाओ प्लीज, एक दिन चाकू फेंक के मार दी, नहीं भाई ऐसे नहीं भाई, बॉटल, बर्तन, बेलन और वो कपड़े धोने वाली थापी, है ना। अच्छा लड़कियों को मम्मी से पढ़, हाँ लड़कियों को मम्मी से पढ़ सकते बिल्कुल, हाँ इट इज पॉसिबल। मेरी भी दोनों बच्चियां जो है वो मम्मी से पढ़ती हैं, लेकिन रहती भी उन्हीं के साथ। मेरे साथ तो ऐसा लगता है मैं तो दुश्मन नजर आ रहा था उनको सबसे ज्यादा। हाय हाय हमारी मम्मी, हाय हमारी मम्मी। अब वाइपर भी बच्चों बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक मैं आपको बता देता हूँ। वाइपर से तो एकदम माहौल सा बन जाता है बिल्कुल। एनीवेज प्लीज इधर देखिए, फीलिंग नॉस्टैल्जिक। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों। अब आ जाओ सेकंड केस में, आपने सैंपल टेस्ट किया और आपने बोला छी गंदा, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार है इनकी। लेकिन बच्चों एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी थी, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो। ओके थी, बोल दो हाँ कहना। अच्छा मैं तुम्हें इतना मीम मटेरियल देता हूं क्लास में, तुम मेरे ऊपर मीम बनाओ बेटा वीडियो में, कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी और टीचर पर नहीं बनाओगे। मुझे कुछ मीम्स भेजे तुम लोगों ने जो दूसरे टीचर्स बनाए, प्लीज ऐसा मत करो, पता है कोई ऑफेंड हो जाएगा। आप मेरे बच्चे, आप मेरे ऊपर बना लो मीम्स, कोई टेंशन की बात नहीं। कोई पड़ोसी के बच्चे होंगे हमारे ऊपर बना ले मीम, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन किसी और टीचर पे गलत मीम्स नहीं बनाएंगे। इधर देखो प्लीज, इधर देखो। हाँ जी, नॉट ओके बच्चों, नॉट ओके। इधर देखो, आपको लगा नॉट ओके, लेकिन एक्चुअली में तो भाई साहब एकदम चांद का टुकड़ा था इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जरा देखें, इनकरेक्ट डिसीजन तो ये भी है, यहां पे बच्चों क्या हो गया, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। एंड फाइनली इस अप्रोच में नॉट एफिशिएंट लिखा है। बताओ ओपिनियन गलत होगा, आप बताओ बच्चों, यहां पे ओपिनियन गलत होगा क्या? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्यों? मैनेजमेंट बेटा अमित शाह बन जाएगी, जान लगा देंगे आपके लिए। मैनेजमेंट आ जाए, कहां दिखा, गलती दिखा। समझे कि नहीं समझे बच्चों? टॉपिक मैंने टेबुलर फॉर्मेट में डाल रखा है, क्या आपको इस टेबल से बिल्कुल क्लियर है? चलिए अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूं। मैं हूं ऑडिटर, तुम हो मैनेजमेंट, ओके। तुम्हारा आईसी मैंने देखा और मैंने बोला वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ, व्हाट एन आईसी। और एक्चुअली में भी वाओ था, वाओ दिखा, वाओ था। क्या कोई बच्चों यहां पे सैंपलिंग रिस्क की वजह से कुछ गलती हो रही है? आंसर इज नो, माय डिसीजन इज करेक्ट, ओके। बट इंटरनल कंट्रोल मुझे लगा वाओ, लेकिन एक्चुअली में बेकार, छी गंदा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर एक्चुअली में छी गंदा तो पहली बात डिसीजन क्या हो गया? गलत हो गया। और रिस्क पता है किस चीज का है? देखो वर्ड पकड़ने, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। ओवर रिलायंस, आईसी एक्चुअली में गंदा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इसके ऊपर रिलाय कर रहा हूं। ओवर रिलायंस, ये वर्ड बच्चों याद रखना, कीवर्ड ओवर रिलायंस, ओके। बोलो हाँ कहना। अब जब रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस आ गया है तो मुझे बताइए, मेरा डिसीजन गलत हो सकता है क्या? मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है क्या? यस, यानी इफेक्टिवनेस हर्ट हो सकती है, ओके। इसी एग्जांपल से सब बना लेंगे। अब आइए
आइए बच्चों, आइए मेरे तो हम आ गए बच्चों आईसीआई के स्टडी मटेरियल में। आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में इन्होंने पीछे भर भर के क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसमें से बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। और वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है बच्चों, इधर देखिए, इधर देखिए, वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है। While planning the audit of S Limited, you want to apply sampling techniques. What are the risk factors you should keep in mind? देखो बच्चों, रिस्क फैक्टर देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है। अब अगर मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूं और क्वेश्चन ना पढ़ाऊं ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये क्या हुआ, ये तो मैं आता नहीं था। इसलिए क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप लोग क्वेश्चन बैंक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब इसमें देखो बच्चों, क्या सैंपलिंग की वजह से मेरा कंक्लूजन एरोनियस हो सकता है? ये बताओ, बस मुझे इतना बताओ। मेरे डिसीजंस गलत हो सकते हैं? आंसर इज यस। उसी थॉट बच्चों आपको बता रहे हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड। आओ चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर पढ़ने के लिए बच्चों आईसीए के स्टडी मैट से मेरे साथ। ये देखो, ये देखो, रिस्क फैक्टर व्हाइल अप्लाइंग सैंपलिंग टेक्निक्स। आंसर की फ्रेमिंग भी डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। एज पर एसए 530 ऑडिट सैंपलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल में भी डिफरेंट। बच्चों कोट करना सीखो, कोट। एज पर एसए आपका आंसर ऐसे शुरू होगा। ऑडिट सैंपलिंग रिस्क क्या है? रिस्क दैट ऑडिटर का कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल में बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। सैंपलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप ऑफ एररोनियस कंक्लूजन। एररोनियस कंक्लूजन नंबर 1, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे आर एक्चुअली आर। यानी कि कंट्रोल्स अच्छे हैं लेकिन कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल द मटेरियल स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। क्या कह रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, आपको कंट्रोल्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। आपको मिसस्टेटमेंट नहीं दिख रही है लेकिन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, लेकिन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, इनफैक्ट इट डज। तो ऑडिटर बच्चों इस तरह के एरोनियस कंक्लूजन से बहुत ज्यादा कंसर्न है। क्यों? सोचो ना, आपको कंट्रोल्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन अच्छे हैं नहीं। आपको मिसस्टेटमेंट नहीं दिख रही है लेकिन मिसस्टेटमेंट है। इन दोनों ही केस बच्चों आपका ओपिनियन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोलो हाँ के ना। You will not be effective. इधर देखिए जरा, the auditor is primarily concerned with this type of erroneous conclusion because it affects the audit effectiveness and is more likely to lead to an inappropriate audit opinion. बच्चों तारीफ कर लो अपनी, ये टॉपिक आप कवर करके जा रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक्स में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन बैंक में गिवन नहीं है, क्योंकि भाई साहब आपका टीचर जो है वो मेहनत नहीं कर रहा होगा। लेकिन अब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। कम ऑन बोल दो, आ जाओ जी। अब सेकंड वाला भी आपको पता है, इधर देखो, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। कंट्रोल्स आपको लग रहे हैं लेस इफेक्टिव है लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा काम कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में आपको लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन इनफैक्ट इट डज नॉट, यानी वो एग्जिस्ट करती नहीं है। यहां बच्चों क्या होगा? ऑडिट एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आएगा as it would usually lead to additional work to establish the initial conclusions were incorrect. Is that clear? बोलिए हाँ क्या ना। याद रखेंगे बच्चों इसको, टॉपिक को बोल दो प्लीज बच्चों, छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आ जाओ जी मेरे साथ बच्चों, जरा 23 का भी आंसर पढ़ लेना। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल अप्लाइंग टेस्ट चेकिंग टेक्निक्स। याद आ रहा है? कम ऑन गाइस, सारा टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को ये। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई आ जाओ मेरे साथ बच्चों। सैंपलिंग रिस्क पे भी टिक्का मार सकते हो। आई होप नॉन सैंपलिंग रिस्क तो आपको याद है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। नॉन सैंपलिंग रिस्क किस लिए आता है? बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट कॉजेज ऑडिटर टू रीच एन एररोनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैंपलिंग। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं बच्चों। कम ऑन बोलो, आ जाओ जी। Ordinarily, the auditor finds it necessary to rely on audit evidence that is persuasive rather than conclusive. The auditor might use inappropriate audit procedure or auditor might misinterpret audit evidence or fail to recognize an error or human mistakes. ये हम पहले ही कवर कर चुके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके बोलिए। ओके अब हमारे पास क्या क्या बातें बची हैं सुनिए बच्चों। ये दो टॉपिक हैं बहुत छोटे छोटे से, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, इधर देखो, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। आईसीए ने इस पे बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया है तो हम बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज काइंड ऑफ, लिखना नहीं है, इज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इन केस ऑफ, आगे आप लिखोगे मजा आएगा, मैं जानना चाहता हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटरनल कंट्रोल मतलब कॉन्सेप्चुअली
आपको पता है किसकी बात हो रही है, राइट। तो बच्चों हमारे पास टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट दोनों का आपको मैंने अभी एक कैजुअल मतलब समझा दिया है। कैजुअल मतलब यही है बच्चों इनका कि भैया ये अल्टीमेटली बात कर रहे हैं कि कितना हम लोग एरर झेलने के लिए तैयार है, कितनी हम लोग डेविएशन झेलने के लिए तैयार है, कितनी हम लोग मिस स्टेटमेंट झेलने के लिए तैयार है। इन शॉर्ट मिस आपकी परफॉर्मेंस मेंटेलिटी की क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। आइए एक रीडिंग करा देता हूं, देखो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट मॉनेटरी अमाउंट, क्योंकि मिस स्टेटमेंट है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो बेटा उसमें किस टर्म्स में बात होती है, कम ऑन, मॉनेटरी अमाउंट में। Monetary amount set by the auditor in respect of which auditor seeks to obtain appropriate level of assurance that monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement. In simple words, monetary amount जो auditor कोशिश करता है exceed ना कर जाए actual misstatement से, मतलब misstatement exceed ना कर जाए इस monetary amount को, misstatement exceed ना कर जाए इस monetary amount को। फिर से एक बार रीड कर देता हूं बच्चों आपके लिए। एक तो कीवर्ड यही है, इट इज अ मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। ओके, इन और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका एक्चुअल मिसस्टेटमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। पिछले बैच में मैंने इसमें बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भाई साहब प्रॉपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के समझाया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई से कुछ नहीं चाह रहा तुमसे। तो इसलिए कीवर्ड्स पे ध्यान दें और बस एक लाइन पढ़ के चले जाए। मॉनेटरी अमाउंट है, ऑडिटर ने सेट किया है और ऑडिटर क्या करता है, इस अमाउंट के लिए रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ, कहना आ जाइए। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, बस पहली बात तो आपको पता है डेविएशन और मिसस्टेटमेंट में क्या फर्क होता है बच्चों। डेविएशन वर्ड इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। लीजिए, इट इज अ रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, इट इज अ रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर जो ऑडिटर ने सेट किया है, और ऑडिटर इस बात के लिए एश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि भाई साहब आपका रेट ऑफ डेविएशन जो है वो एक्सीड ना, आपका रेट ऑफ डेविएशन को एक्सीड ना कर जाए क्या, एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। तो सिंपल सी बात, एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन शैल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, आपका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। ऑडिटर इस बात को लेके एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। डन। इसके आगे पीछे आईसी ने कुछ नहीं बताया, बट बहुत अच्छा हो सकता है इसके आगे पीछे की स्टोरी, बट मैं आपको बोलूंगा नहीं बेटा, ऑडिट का सिलेबस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, विल स्टिक टू दिस ओनली। लीजिए, इसमें बच्चों आप लोग टिक कर सकते हैं। अब हमारे पास मिसलेनियस में मिसलेनियस क्या बच गया है, सुनिए। कंप्लीट 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 कंप्लीट, आ जाओ जी। सैंपल सिलेक्शन मेथड्स कंप्लीट, आ जाओ जी। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन यह सब हमने कर लिया है। हमारे पास एक टॉपिक बचा बच्चों, ये अप्रोचेस टू सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। ओके, पहला टॉपिक जो बचा है। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या बचा है, दूसरा टॉपिक हमारे पास बचा है ये मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, आईसीए के स्टडी मैट में आओ बच्चों, आईसीए के स्टडी मैट में आके क्वेश्चन नंबर 24 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 24, explain the factors to be considered while determining the extent of checking on a sampling plan। जबरदस्ती का क्वेश्चन, जबरदस्ती का आंसर। आप लोग मेरे हिसाब से बच्चों आप लोग सेल्फ आंसर भी इसका बना के लिख के आ सकते थे कि कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं while determining the extent of checking on a sampling plan। आपसे बात कर रहे हैं सैंपल साइज कैसे डिटरमाइन होता है। सैंपल साइज आपको पता है, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अलग फैक्टर्स पढ़े हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए अलग फैक्टर पढ़े। बताओ, फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ एश्योरेंस, आप मुझे बताओ, एक मीम चला लेवल सबके निकलेंगे, एनीवेज जिसको पता है नहीं पता है कोई बात नहीं, ध्यान सुने। लेवल ऑफ एश्योरेंस बच्चों, अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस मुझे ज्यादा चाहिए, लेवल ऑफ एश्योरेंस मुझे ज्यादा चाहिए तो बताओ, तो मुझे सैंपल भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना। वही फैक्टर्स बच्चों यहां पे हैं, बट मैंने अलग से इसको मिसलेनियस टॉपिक की उपाधि क्यों दी है, भाई पूछ लेंगे तो भाई टेंशन हो जाएगी, अब टेंशन हो जाएगी तो भाई साहब एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करना चाहते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैंपलिंग प्लान क्या क्या चीज है, इधर देखो, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करेंगे बच्चों, सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा हमें, है ना। उसके बाद स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या बुरा है, उस पर भी सैंपल साइज डिपेंड करेगा। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, टॉलरेबल एरर रेंज, आप कितना एरर झेलना चाहते हो। डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, वो एश्योरेंस कोने में अपनी चूड़ियां तोड़ के बैठी हुई है। डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, अब एश्योरेंस ही लिख देते, बोलो हाँ कहना। एनीवेज, क्या बच्चों इस टॉपिक में कहीं पे भी आपको डाउट बताइए मुझे। अगर कोई आपसे पूछ ले
अब देखो ये सेम, यही हमारी बच्चों प्रॉब्लम है कि आईसीएज में क्वेश्चन पूछेगा ना, हमारी नॉलेज गई भाई तेल लेने, हमें ये आंसर लिख के आना है। ओके बोलिए, तो आपसे सिंपली कोई पूछ ले कि बताओ जी कौन से फैक्टर है जो आपने कंसिडर करने हैं डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैंपलिंग प्लान, तो आप बोलोगे ठीक है साहब मैं बता देता हूं 5 फैक्टर्स हैं। साइज जीरोधा, जब भी साइज आए जीरोधा, उसके बाद बच्चों आईसी, उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बाद टॉलरेबल एरर और उसके बाद डिग्री ऑफ डिजायर्ड एश्योरेंस। ये कैसे याद रखोगे, वो कोने में बैठी है एश्योरेंस, याद है ना। साइज जीरोधा, आईसी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हो, टॉलरेबल एरर रेंज। डन। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, टॉलरेबल एरर, मेरे साथ बच्चों, टॉलरेबल एरर अगर आप लोग ज्यादा झेलने को तैयार हो तो सैंपल साइज क्या होगा, कम कर देंगे। डन, बोल दो, लीजिए। तो इस वाले मिसलिनियस टॉपिक पे बच्चों टिक्का मार लो, टिक्का मार लो, टिक्का मार लो। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल एक, दूसरा ऑडिट एविडेंस के कुछ हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स दो। ओके बोल दो, तो उनको बच्चों हम लोग कवर कर लेंगे अपने रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, और फिर हमारा ये ऐसे हो जाएगा खत्म खत्म खत्म। ओके बोल दो हाँ के ना, चलो भाई चलो आ जाओ, रिवीजन कर लेते हैं आज की और फिर आपसे और बातें कर लेंगे। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, उनको भी हम लोग बच्चों कर लेंगे, घबराने का नहीं है। आ जाओ।